जय श्री श्याम। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हाल ही में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और नए सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जिसमें सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ की क्लासें लगना चालू हो गई है। तो हम आज इस चैप्टर में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पास कोर्स का जो सिलेबस है, फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस है, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी पास कोर्स में जूलॉजी के सिलेबस में क्या क्या दिया है। पेपर जो है एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है। पेपर का जो नाम है वो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखते हैं एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक जोड़े हैं। सेमेस्टर प्रणाली लागू करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, और उसमें से जो एनिमल फिजियोलॉजी का पेपर है उसको 4 यूनिट में डिवाइडेशन किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्यकी। पाचन की कार्यकी में पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ डाइजेशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन देयर डाइजेस्टिव एक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब पाचन की परिभाषा, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का जो आहार नाल है या जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में उनकी क्या भूमिका है। अवशोषण, स्वांगीकरण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का किस प्रकार से अवशोषण होता है, किस प्रकार से स्वांगीकरण होता है, अर्थात जब इनका पाचन होता है तो शरीर में एनर्जी किस प्रकार से बनती है। तो वो हम पहले चैप्टर में, जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, उसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर जो दिया गया है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, श्वसन की कार्यकी। इसमें वही है, पहला जो टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन की कार्यकी, चेंजेस ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय, जिसमें O2 CO2 का विनिमय किस प्रकार होता है लंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आ गया ना ये रहा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, रक्त में किस प्रकार सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है और सेल से किस प्रकार CO2 वापस लंग्स तक आती है, वो विनिमय कैसे होता है। इसके बाद में रेगुलेशन, नियमन, रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेटरी पिगमेंट, जो श्वसन वर्णक है उनका किस प्रकार से नियमन होता है, वो चैप्टर नंबर 2 में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 यूनिट फर्स्ट के 1, 2 और तीसरा चैप्टर जो है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र की कार्यकी, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट होने वाला, बहने वाला जो तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बारे में तीसरा चैप्टर रखा गया। सर्कुलेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन और रक्त के कार्य, यह इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ ब्लड, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, ब्लड प्रेशर, BP, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, शरीर का जो ताप का जो नियमन होता है वो किस प्रकार से होता है, रक्त की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तीसरे चैप्टर में। ओके, अब एक यूनिट में 3 चैप्टर थे, यूनिट सेकंड में क्या है देखिए। यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर फिजियोलॉजी ऑफ, वैसे चैप्टर नंबर 4 है, और यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर, सॉरी सेकंड का ये फर्स्ट चैप्टर है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस, काइंड्स ऑफ नाइट्रोजेनेसिस, एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट्स, मतलब शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार, या ये कह रहा है काइंड्स ऑफ नाइट्रोजेनेसिस, एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट्स, फंक्शनल आर्किटेक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना, और नाइट्रोजेनेसिस जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे एमिनो एसिड बनते हैं, इसके साथ साथ कुछ जो एनिमल है उनमें यूरिया बनता है, कुछ जो एनिमल है उनमें यूरिक एसिड बनता है। तो अलग अलग नाइट्रोजनी जो पदार्थ है उनके आधार पर जंतुओं के प्रकार, मैकेनिज्म ऑफ
यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि यूरिन फॉर्मेशन। हार्मोनल रेगुलेशन इन वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, मतलब जल नियमन शरीर में यूरिन के बनने की क्रियाविधि के साथ में किस प्रकार से जल का नियमन किया जाता है, किस प्रकार से जल की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है, वो इस पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। पांचवा जो चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स, फंक्शंस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना, उत्पत्ति, प्रोग्रेशंस, नर्व ऑफ इंपल्स, सिंपैथिक ट्रांसमिशंस ऑफ रिफ्लेक्शंस आर, संदमन की क्रियाविधि, किस प्रकार से नर्व कार्य करती है, किस प्रकार से उद्दीपन प्राप्त करती है, किस प्रकार से इनकी मैकेनिज्म है, वो फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। छठा चैप्टर या यूं कहें यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शंस, फंक्शंस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, केमिकल एंड बायोफिजियोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ ड्यूरिंग्स, मतलब जो मांसपेशियां हैं उनका रासायनिक संगठन क्या है, उनका भौतिक स्वरूप क्या है और किस प्रकार से वो फंक्शन करती है, किस प्रकार से रिफ्लेक्स करती है, किस प्रकार से रिलैक्स होती है, उनका क्या फंक्शन है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 या यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 3 में। यूनिट 3 का पहला चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की कार्यविधि, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरियन फंक्शंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, मतलब जनन के कार्य की में किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है टेस्टिस या ओवेरिज्म के फंक्शन का, या किस प्रकार से अंडों की उत्पत्ति होती है या किस प्रकार से स्पर्म की उत्पत्ति होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, इम्प्लांटेशन रोपण, मतलब भ्रूण बनने के बाद में मादा के यूट्रस में गर्भाशय में किस प्रकार से भ्रूण का रोपण होता है, प्यूट्रिटेशन प्रसव एंड लैक्टेशन दुग्ध स्राव, मैमल्स, टेस्टिस एंड ओवरी, ये दोनों जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में, वर्षण और जो अंडाशय हैं इन ग्रंथियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुग्ध श्रवण और प्रसव और रोपण प्रसव और दुग्ध श्रवण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्राविकी की कार्यकी क्या है, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशन एंड फंक्शंस, कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है, कितने प्रकार की अंतःस्राव ग्रंथियां होती है, उनसे क्या क्या सिक्रेशन होता है, क्या क्या पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने दिया है 1 नंबर की ग्रंथि पिट्यूटरी, 2 नंबर की ग्लैंड जो है एड्रिनल, 3 नंबर की थायराइड और पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि, इन ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर है हार्मोनल रेगुलेशंस, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, मतलब हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका है, फीडबैक मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल इन पिट्यूटरी फंक्शन, जब हमारे शरीर में हार्मोन कार्य करते हैं विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले, तो इन ग्रंथियों पर जो कंट्रोल करती है वो कौन करती है, पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है, हाइपोथैलेमस, जिसको क्या बोलते हैं, HM हेडमास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये जब मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, तो ये क्या हो गई, हेडमास्टर ग्रंथि। तो हेडमास्टर ग्रंथि किस प्रकार से अन्य ग्रंथियों से या पीयूष ग्रंथि से जो कंट्रोल होने वाले हार्मोन है उन पर भी कंट्रोल करती है, रेगुलेशन करती है, तो उनकी क्या भूमिका है इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए यूनिट 4 और लास्ट यूनिट, कार्बोहाइड्रेट्स, बायोकेमिस्ट्री से संबंधित ये यूनिट है पूरी की पूरी। अब बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, उनका फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेलिकलन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फास्फोरेलिकरण और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का विखंडन होना, क्रेब्स चक्कर, ऑक्सीडेटिव
और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ये पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है प्रोटीन का, प्रोटीन की संरचना है, उनका वर्गीकरण है, उनके कार्य हैं। इसके अलावा डिमिनिशंस, ट्रांसमिशंस, डिकार्बोक्सिलीकरण, ऑर्निथिन चक्र, एंजाइम डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, इनिबिशंस एंड रेगुलेशन, मतलब शरीर में बनने वाले प्रोटीन का किस प्रकार से वर्गीकरण है, किस प्रकार से उनका रेगुलेशन और नियमन किया जाता है। इसके बाद में लास्ट चैप्टर लिपिड्स, उनकी संरचना है, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन पढ़ना है लिपिड्स की, बीटा ऑक्सीडेशंस, ब्रीफ अकाउंट एंड बायोसिंथेसिस, ट्रिग्लिसराइडाइड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस की। प्रैक्टिकल के जो सिलेबस है वो भी अपना इसी पर आधारित है, जो अपना चैप्टर था, या यूं कहें अपना बुक का नाम था एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल बेस है ऑन, लिखा इसमें प्रैक्टिकल बेस ऑन एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियोलॉजी पर प्रैक्टिकल आधारित है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, काउंटिंग ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यूजिंग हीमोसाइटोमीटर, मतलब हीमोसाइटोमीटर की सहायता से अपने को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना करनी है। अर्थात दिए गए रक्त के सैंपल में से या रक्त के प्रतिदर्श में से आरबीसी कितनी है उनमें और डब्ल्यूबीसी कितनी है, तो उनकी काउंटिंग करनी है यूजिंग, लिखा है ना काउंटिंग ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यूजिंग। उसके लिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए एक उपकरण आता है जिसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर की सहायता से आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की गणना कीजिए। उसके बाद में दूसरी जो एक्सरसाइज है, एस्टिमेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन बाय सेल्स हीमोमीटर। हीमोमीटर की सहायता से हीमोग्लोबिन की, रक्त में जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है, नर में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अलग होता है और मादा में अलग। तो दिया गया जो भी रक्त का सैंपल है, जो भी रक्त का सैंपल है उसमें हीमोग्लोबिन कितना परसेंट है, उसकी हमें हीमोमीटर की सहायता से गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, एस्टिमेशंस ऑफ हीमोक्रेट वैल्यू पीसीवी, मतलब हीमोक्रेट जो वैल्यू है उसका हमें एस्टिमेट करना है, उसकी हमें कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर ऑफ स्टडी डिफरेंट ब्लड सेल्स टाइप यूजिंग राइट स्टेन, मतलब राइट स्टेन की सहायता से विभिन्न प्रकार के जो ब्लड सेल्स हैं उनकी गणना करनी है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, उनकी गणना करनी है। एक्सरसाइज नंबर 5, डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज कैटाइलेज इन लीवर, मतलब लीवर में कैटाइलेज एंजाइम की क्या भूमिका है, या लीवर में जो पाचक एंजाइम होता है कैटाइलेज, उसका पाचन तंत्र में या पाचन में क्या रोल है, उसकी आपको डेमोन्स्ट्रेशन, उसका विश्लेषण करना है। एक्सरसाइज 6, स्टडी द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ सेलेवरी एमाइलेज एक्टिविटीज, मतलब तापमान नियंत्रण में जो लारीय एमाइलेज है या लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो एंजाइम है वो शरीर का ताप किस प्रकार से कंट्रोल करता है, उसका हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है। इसके बाद में 7वां नंबर का पॉइंट है, स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन है जिसमें स्टोमच भी है, इंटेस्टाइन भी है, लंग्स भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, स्पाइनल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उन सब का उनका सेक्शन काट कर उनका विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं उनका अध्ययन करना है। 8वां नंबर का जो पॉइंट है प्रैक्टिकल के लिए, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन द एनिमल टिश्यू या फूड सैंपल। क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में, दिए गए खाद्य पदार्थों में या दिए गए अज्ञात पदार्थ, खाद्य पदार्थों में अज्ञात कार्बनिक यौगिक की पहचान कीजिए। हमें नहीं मालूम कि इसमें प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट की वसा, तो उसका पूरा का पूरा हमें डिटेक्शन करना है, रिकॉर्ड बनाना है और रिकॉर्ड बनाते समय उसमें कंप्लीट लिखना है क्या
कि दिया गया पदार्थ क्या है, उसमें हम केमिकल डालते हैं, उसके बाद में उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में नो डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द एनिमल टिश्यू, वही अब बात है कि दिए गए कार्बनिक अज्ञात कार्बनिक यौगिक की पहचान कीजिए। अब उसमें पहचान किसकी करनी है अपने को, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या परीक्षण होते हैं, वो केमिकल हमें डालने हैं, उसके बाद में रिकॉर्ड में पूरा लिखना है और ये प्रैक्टिकल करना है। तो एक तो हो गया प्रोटीन का, ये बायोकेमिस्ट्री के हैं, एक तो हो गया प्रोटीन का, दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट का, और तीसरा डिटेक्शन ऑफ लिपिड्स, वसाओं का परीक्षण। कोई भी आपके पास खाद्य पदार्थ है, लिखा है इसमें डिटेक्शन ऑफ लिपिड्स इन द एनिमल टिश्यू, कोई भी जंतु तक या कोई भी फूड सैंपल है उसमें वसा है लेकिन हमें नहीं मालूम, तो हम प्रयोग करके या टेस्ट करके हम बता देंगे कि दिए गए अज्ञात खाद्य पदार्थ में कार्बनिक यौगिक लिपिड उपस्थित है, उसकी प्रेजेंसी का हम टेस्ट करेंगे। 11वां जो टॉपिक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब एमिनो अम्ल का मिश्रण है, उसमें से उनको पृथक्करण करना है, उसकी विधि दे रखी है इन्होंने, कौन सा, किस विधि द्वारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा या टीएलसी विधि द्वारा दिए गए एमिनो एसिड का पृथक्करण करना है। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जूलॉजी का सिलेबस 5th सेमेस्टर का, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और जूलॉजी के प्रैक्टिकल की कंप्लीट बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनानी है या इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे संबंधित आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।